हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के अंदर जो पीएचडी की एक पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है। बहुत सारे डाउट आपके माइंड में अभी इस समय आ रहे होंगे। जो स्टूडेंट अभी पीएचडी के अंदर इनरोल नहीं हुए हैं या इधर उधर यूनिवर्सिटीज के अंदर देख रहे हैं, भाई बहुत सारे बच्चे क्या है कि नेट क्वालिफाई है, कई कई बार नेट क्वालिफाई हो गए या फिर जेआरएफ है और जेआरएफ के बाद में चाह रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर हमें पीएचडी के अंदर इनरोल होना चाहिए हमें। और तो उस मामले के अंदर हम देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में क्या पूरी प्रक्रिया रहती है। उस पूरी प्रक्रिया को मैं आज आपको यहाँ पे समझाऊंगा, है ना। और फिर भी एक डाउट रहता है मन के अंदर कि क्या हमारा एडमिशन सिर्फ नेट बेस पर जो है यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के अंदर इनरोल हो सकते हैं या हमारा जेआरएफ ही यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे कई सारे डाउट्स अभी आपके मन में चल रहे होंगे, तो बारी बारी से इसको एकदम बिल्कुल आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि पिछली मतलब अभी जो एडमिशन प्रक्रिया जून महीने में जो समाप्त हुई और जून महीने के बाद अभी कोर्स वर्क यहाँ पे चल रहा है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पे जो एडमिशन हुए हैं वो एडमिशन प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि जेआरएफ वाले हुए हैं, आधे जेआरएफ है, कुछ नेट है और जो बच्चे एंट्रेंस के अंदर क्वालिफाई हुए हैं, एंट्रेंस में कितने भी बच्चे क्वालिफाई है अगर, तो लगभग है कि सभी का जो है इनरोलमेंट जो है पीएचडी के अंदर यहाँ पे हो रहा है। लगभग है कि 7-8 स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस के अंदर क्वालिफाई हुए। अब दूसरी बात जो माइंड के अंदर हमारी चल रही होती है कि मैं नेट क्वालिफाई हूं, क्या मुझे नेट क्वालिफाई करने के बाद मुझे एंट्रेंस दे देना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि हाँ, आपको एंट्रेंस दे देना चाहिए, आपको एंट्रेंस दे देना चाहिए। एंट्रेंस का मतलब होता है, एंट्रेंस से देखो किसी भी विश्वविद्यालय में आप जब पीएचडी प्रक्रिया के लिए जाते हैं तो भाई आप उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकाल रहे हैं तो आपको ज्यादा अहमियत दी जाएगी। आपको तो मैं तो बोलूंगा कि जेआरएफ से ज्यादा अहमियत आपको दी जाएगी एंट्रेंस वालों को, है ना। और चूंकि कई बार होता है कि भाई जो है एंट्रेंस हम नहीं देते और सीधा हम नेट के बेस पे आते हैं तो हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू प्रोसेस रहता है। अब वहाँ मतलब 50-50 का एक चांस रहता है 50-50 का, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो एक अलग प्रक्रिया है, वो एक पूरी एक है ना। तो मैं ये कहता हूं आप लोगों को कि आप अगर खाली नेट है, देखो जेआरएफ है तो कोई बात ही नहीं है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कई सारे स्टूडेंट का माइंड में ये भी बात चल रही होगी कि क्या जेआरएफ वाले बच्चों को भी एंट्रेंस देना पड़ता है। तो मैं कहूंगा नहीं, जेआरएफ वाले बच्चों को एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है। वो सीधा जब भी फॉर्म आते हैं आपके पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है, उसके बाद में लिस्ट लगती है और डायरेक्ट उसके अंदर लगभग संभावना ये रहती है कि जेआरएफ वाले बच्चे लगभग जो है आ ही जाते हैं लिस्ट के अंदर, है ना। तो जेआरएफ की प्रक्रिया ये रहती है। और फिर मैं नेट वाले तो मैं कहूं कि नेट का सर्टिफिकेट ना लगाकर तो आप सीधा एंट्रेंस देके तो ज्यादा मेरे हिसाब से बेटर है। 50% पे क्वालिफाई रहता है, 100 क्वेश्चन आते हैं तो 50% पे आपका क्वालिफाई रहता है। अब दूसरी बात, इस बार 50% पे मात्र 3 या 4 बच्चे क्वालिफाई कर पाए थे, 4-5। फिर जो है ओबीसी SC ST के लिए कट ऑफ को कम किया गया, यानी कि 5% कम किया गया, 45% पे कट ऑफ यहाँ पे रही है हमारी, है ना। तो ये तो प्रक्रिया आपकी थी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से पीएचडी के अंदर इनरोलमेंट की। अब मैंने बता दिया आपको जेआरएफ वाले सीधा प्रक्रिया है कि सीधा ही एंट्री सीधी हो जाती है। अब क्या आगे का क्या प्रक्रिया है, देखिए कई बार होता है कि भाई समय बहुत लग जाता है शुरुआती कोर्स वर्क के दौरान, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा हुआ है कि जून में जो है आपका इंटरव्यू प्रोसेस और ये सब प्रक्रिया आपकी चल रही थी जून के अंदर। और मैं ये बोलता हूँ कि जो बच्चे जून के अंदर मान लिया फॉर्म तो नेट के बेस पर डाले थे और जून में उनका जेआरएफ हो गया है, तो उनका अभी जो है यहाँ पे हमारा एक RAC बोलते हैं उसको ना, पहले DRC होती थी, अब RAC होता है। RAC कंप्लीट हो चुका है, RAC लेटर उनको मिल चुका है। मतलब इतना फास्ट इस बार यहाँ पे प्रक्रिया रही है। और वो प्रक्रिया जो अब जो है आप इसके आगे की जो प्रक्रिया क्या होती है, जब RAC होता है, RAC का मतलब ये होता है कि आपको आपका गाइड बताना होता है कि हम किस गाइड के अधीन रह के कार्य करेंगे, अपना रिसर्च वर्क करेंगे। इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर ये होता है कि अगर आपने किसी से बात की हुई है, अपने अलग से किसी से बात की हुई है, तो आप उनका नाम मेंशन करा सकते हैं अगर उनके अंडर सीट खाली है। और दूसरी प्रक्रिया, अगर आपकी किसी से बात नहीं है, आप दूर दराज से आते हैं और आप किसी को जानते ही नहीं है, तो फिर आपको जो है यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट जो है आपको गाइड अलॉटमेंट कराता है। ज़्यादा बेटर यही रहता है कि आप एक बार पहले से अपने आप से खुद से जो है अपना गाइड आप ढूंढ लें, बात कर लें अच्छे से, है ना। ऐसा ना हो कि बाद में उसको चेंज कराना पड़े, और चेंज कराने वाली प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल हो जाती है। जटिल क्या हो जाती है कि जब नेक्स्ट आपकी RSC DRC होती है, उसी नेक्स्ट RSC DRC में आपका चेंज हो जाता है और फिर थोड़ा सा आपका जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो यहाँ पे डिले हो जाती है। तो ये प्रक्रिया आप जान गए। तो गाइड का बहुत ही अच्छे तरीके से पहले से एक बार आपको सिलेक्ट करना होगा, मतलब बात करनी होगी कि आप जिसके अंडर में आप PhD करने जा रहे हैं उनके अंडर में अभी सीट वैकेंट है। आपकी कैटेगरी भी देखी जाती है, जनरल, OBC, EWS, SC ST, है ना, ये कैटेगरी भी यहाँ पे देखी जाती है। इसके बाद अगर आपकी गाइड से बात हो जाती है, आपका कोर्स वर्क चल रहा होता है, कोर्स वर्क के दौरान ही आपकी RSC हो जाती है ना। तो वैसे कोर्स वर्क का जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग बताया तो ये जाता है कि 6 महीने का होता है, लेकिन है कि जो है लगभग है कि आपको 60 से 70 या 80 दिन आपको यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स वर्क के दौरान आना होता है। लगभग डेली 2 से 3 घंटे आपकी क्लास प्रक्रिया चलती रहती है, 3 लेक्चर आपके चलते हैं रेगुलर क्लास के अंदर। इसके बाद जो है आपकी ये प्रक्रिया कोर्स वर्क की कंप्लीट हो जाती, मतलब होती रहती है। उसी दौरान फिर जो है आपका जो प्री PhD के अंदर जो आपने कोर्स वर्क आपने क्लास किया है, उसी क्लास का आपको एग्ज़ाम देना होता है। ये आपकी एग्ज़ाम प्रक्रिया क्या रहती है, जो आपने कोर्स वर्क के अंदर सीखा, जो रिसर्च मैथोडोलॉजी आपने सीखी, कैसे आपको सिनॉप्सिस बनाना है, क्या आपके फुट नोट्स होते हैं, क्या आपके रेफरेंसेस होते हैं, क्या आपकी बिब्लियोग्राफी होती है, क्या रिसर्च क्या होती है, कैसे कैसे किन किन प्राइमरी सोर्सेज का आपको यूज़ करना है, किन किन सेकेंडरी सोर्सेज का आपको यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है, वो सब चीज़ें जो है इसके अंदर आपकी आ जाती है। बायसनेस क्या है या आपका प्लेगरिज्म क्या है, ये सब चीज़ें आप सीखते हैं कोर्स वर्क के दौरान। तो उस प्रक्रिया के बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा एक हिस्टोग्राफी का होता है। हिस्टोग्राफी में जो है आप सभी लोग जानते हैं व्हाट इज़ हिस्ट्री, स्कोप हिस्ट्री, मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, या अप्रोचेज हमारी मार्क्सिस्ट, सबाल्टर्न या नेशनलिस्ट या पोस्ट मॉडर्निज्म, या इसके अलावा फिर हमारा ये होता है कि थोड़ा सा पार्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे कि इंदिरा गांधी एंड इट्स इमरजेंसी, या फिर वुमेन का इंडिया एजुकेशन के अंदर जो रोल रहा है, या आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन के अंदर जो जो पॉलिसी बनी, इस टाइप का कुछ सिलेबस रहता है जिसके तहत आपको एग्जाम देना होता है। इस बार 1-2 एग्जाम और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो आपका एग्जाम देना होता है। एग्जाम में पास होना होता है। अगर आप पास नहीं होते हैं तो फिर आपको दोबारा से बैक पेपर में आपको बैठना पड़ता है। तो अभी ये प्रक्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही चलती रहती है। उसके बाद आपकी RDC होती है। RDC के अंदर क्या होता है, RDC के अंदर आपकी सिनॉप्सिस चेक होती है। सिनॉप्सिस के अंदर देखा जाता है कि जो है आपने किस टॉपिक पर आप काम करने जा रहे हैं, उसकी एक आउटकम, उसकी एक रूपरेखा सिनॉप्सिस के अंदर बनाई जाती है कि क्या आपका काम रहने वाला है, किस टॉपिक पर आप काम करने वाले हैं, क्या वो वैलिड टॉपिक है, उस पर अभी तक काम नहीं हुआ और आप काम करेंगे तो उस पर क्या कुछ नया करने जा रहे हैं, क्या कुछ आप वहाँ पे नया करना जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें, कुछ प्रक्रिया इस दौरान यहाँ पे RDC तक आपकी रहती है। तो RDC जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपका प्रॉपर यूनिवर्सिटी से, अगर आपका गाइड जो है कॉलेजेस में है, किसी भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में, वो मेरठ में भी कोई कॉलेज हो सकता है, या इसके अलावा मोदी नगर में, गाजियाबाद में, या हापुड़ में, या साहिबाबाद में, या कहीं भी मान लिया जो भी अधीन आते हैं यूनिवर्सिटी के, तो आपका गाइड अगर वहाँ पे है तो आप वहाँ से आपका सीधा सीधा मतलब रह जाता है। यूनिवर्सिटी से फिर आपका कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि मैं तो दिल्ली रहता हूँ तो क्या मुझे मेरठ से ये लगातार नहीं, आप गाजियाबाद भी ले सकते हैं। आपकी अगर बात हुई है कहीं से तो आप गाजियाबाद अपने गाइड से बात कर सकते हैं, तो आपको पास पड़ेगा, है ना। अगर आप कैंपस लेते हैं या कुछ ऐसे कॉलेज जैसे मेरठ कॉलेज है या NAS कॉलेज है, या यहाँ पे आपको जाना पड़ता है, कॉन्टिन्यूटी देनी पड़ती है। 75% का आपको यहाँ पे प्रक्रिया रहती है, वो आपकी अटेंडेंस पूरी करनी पड़ती है कैंपस की, यूनिवर्सिटी की। और मेरठ कॉलेज हो गया, NAS कॉलेज हो गया, 1-2 कॉलेज और भी है ऐसा। अदरवाइज
ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि भाई वीकली 2 दिन चले गए, 1 दिन चले गए, ऐसा भी प्रक्रिया हमारी रहती है। वो आपके गाइड पे मैटर करता है कि क्या वो आपसे चाह रहा है, कैसे आपका काम कराना चाह रहा है ना, वो सब चीज़ें वहाँ पे मैटर करती हैं। इसके अलावा जो है आपका ये तो पूरा रहा, फिर आपका रिसर्च वर्क चल जाते हैं, फिर आप अपना जो भी प्रक्रिया है जेआरएफ होता है, फिर वो जेआरएफ 2 साल बाद एसआरएम में कन्वर्ट हो जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। इस बार फेलोशिप भी बढ़ के आ रही है, वो अलग अलग मैटर करता है कि किस शहर में रह के आप कार्य कर रहे हैं, तो उसी अनुसार आपको जो है एचआरए वगैरह प्राप्त होते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है आपकी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की पीएचडी के संबंध में थी। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है, तो आपको स्क्रीन पे जो भी नंबर आपको शो होगा उस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। तो हर शंका का समाधान आपका किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।